कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी आज लखनऊ में अपने पूरे तेवर में नजर आई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूपी की नज्म-ओ-नस्क की हालत बद से बदतर हो गई है। उन्होंने पुलिस पर ज्यादती का इल्जाम लगाया। इस मौके पर प्रियंका ने बिजनौर पुलिस फायरिंग का हवाला देते हुए कहा कि यहां की पुलिस बेलगाम हो गई है और वो जिसे चाहती है रोकती है। प्रियंका ने एनआरसी को आईन के खिलाफ करार देते हुए कहा कि कांग्रेस के इक़्तिदार वाली रियासतों में एनआरसी नाफिज नहीं होगा। तरह से नोटबंदी में सबको प्रताड़ित किया, उस तरह से ये भी प्रताड़ित करेगा ये कानून। और इस कानून का आधार एकदम संविधान के खिलाफ है। तो जो अभियान निकालेंगे निकालें। आज तमाम विद्यार्थी सड़क पे हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो समझते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, ये वैध नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। एनआरसी का वैध नागरिकता के प्रमाण पत्र से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बहाना है एनआरसी को लागू करने का। और वैसे भी कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्रियों ने कह दिया है कि एनआरसी उनके प्रदेशों में लागू नहीं होगी। आपने ये भी देखा होगा कि तमाम दूसरी पार्टियों ने भी ऐसा ऐलान किया है। तो ये लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि जनता ही नहीं लागू करने देगी। देश सरकार, प्रशासन और पुलिस द्वारा कई जगह अराजकता फैली है। उन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं जिनका कोई न्याय या लीगल आधार नहीं है। मैं उसके कुछ मिसाल आपको दूंगी जो मैंने इस चिट्ठी में लिखी हैं। ये तो काफ़ी एक एग्जॉस्टेड डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसके मैं कुछ एक आध मिसाल दूंगी और मैं अपना भी अनुभव बताऊंगी। आप जानते हैं कि मैं बिजनौर गई थी, वहाँ 2 बच्चों की मौत हुई, एक 21 साल का, एक 22 साल का। एक लड़के का नाम अनस, दूसरे का नाम सुलेमान। एक लड़का एक कॉफ़ी मशीन को चलाता था अपने परिवार की आमदनी के लिए। वो अपने घर के बाहर खड़ा था अपने पिताजी के साथ। तो पिताजी को कहा कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, दूध लेने जा रहा हूँ। पिताजी ने कहा देखिए अभी मत जाओ, कुछ आवाज़ें आ रही हैं वहाँ से। तो कहा मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ, बस दूध लेके आता हूँ। वो बच्चा चले गया, गली में से निकला। वो गली भी मुझे दिखाई उस परिवार ने। पिताजी ने 10 मिनट इंतज़ार किया, फिर कोई दौड़ा आया, कहा कि काले जैकेट पहना हुआ एक लड़का मर गया है। तो इनके पिताजी भी भागे, वहाँ पे उनको अपने बच्चे की लाश मिली। बच्चे की लाश को लेकर अस्पताल गए, वहाँ कोई सहायता नहीं मिली, कोई था नहीं। पुलिस ने दबाव डाला, उसको अपने परिवार जहाँ पे वो रहता था वहाँ दफन करने से मना किया। परिवार को धमकाया कि आप एफआईआर दर्ज करोगे तो आपके खिलाफ मुकदमे होंगे। अंत में उसको गांव से, जहाँ से मोहल्ले से 20 किलोमीटर दूर दफनाया गया। पिताजी ने रोते रोते मुझे कहा कि मैं रोज़ अपने बच्चे के कब्र को भी देखने नहीं जा पाऊंगा। 21 साल का सुलेमान यूपीएससी के लिए पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के दौरान बच्चों के ट्यूशन भी लेता था। बुखार था, शायद नोएडा में रहता था, बुखार था, घर आया था कुछ दिनों के लिए। शाम को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया, मस्जिद के बाहर खड़ा था। परिवार का कहना है और जो वहाँ पे खड़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि पुलिस ने उसको वहाँ से उठाया, कहीं पे ले गए। बाद में कुछ आधे घंटा बाद पता चला कि 5-6 किलोमीटर दूर एक लड़के की लाश मिली है। उसको यहाँ छाती में एक गोली लगी थी, गोली आर पार हुई, ऊपर कोई कपड़े नहीं पहना था। इस स्थिति में उसके परिवार को ये लड़का मिला। फिर से पुलिस ने दबाव डाला कि आप एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। शाम के समय, उनके पिताजी बहुत बूढ़े हैं, परिवार में ज़्यादातर महिलाएं हैं। शाम के समय पुलिस आई, उन्होंने परिवार को धमकाया कि किसी भी तरह की कार्रवाई करने की कोशिश करोगे तो ध्यान रखना। ये 2 बिजनौर के इंसिडेंट जिनका मुझे अपना अनुभव है। यहाँ लखनऊ में
मैं दारापुरी जी के परिवार से मिलने जा रही थी। 77 साल के रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जिनको अपने घर से गिरफ्तार किया गया, एक अंबेडकरवादी, बेहद शालीन और मतलब उनके घर से ही दिखता है कि किस तरह के इंसान थे। कमरे में सिर्फ किताबें रखी हैं, आईपीएस में रहे, घर से ये दिखा कि एकदम कोई मतलब एक ऑनेस्ट इंसान का घर था, ये दिख रहा था। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाली इस कानून के खिलाफ, और उस फेसबुक पोस्ट के साथ एक और फेसबुक पोस्ट डाली जिसमें कहा कि जो भी प्रदर्शन करने जाए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करे। बाई बाजू की जमातों का आज जंतर मंतर पर एहतजाज हो रहा है। बाई बाजू के लीडरों को मुख्तलिफ दफात के तहत जेलों में डाला गया है। इसके अलावा शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया। उन लोगों की रिहाई की मांग की जा रही है। बाई बाजू का ये एहतजाज आज मुल्क भर में जारी है। लेफ्ट जमातों का कहना है कि एनआरसी, सीएए और एनपीआर किसी कीमत पर काबिल कबूल नहीं है। देखिए, ये आज पूरे हिंदुस्तान भर में प्रोटेस्ट है। वाम पक्ष की पार्टियों के बहुत से नेताओं को, एक्टिविस्ट को जेलों में डाला है, खतरनाक धाराएं लगाई हैं। इसी तरीके से बहुत से नागरिकों को, गांव और शहर वालों को अलग अलग राज्यों के अंदर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे सीएए और एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ, उनके ऊपर सख्त धाराएं लगाई हैं। इसलिए आज के ये प्रदर्शन हमारा पूरे देश भर में हो रहा है और हम ये कह रहे हैं कि जिनके ऊपर खतरनाक धाराएं लगा के केस ठोके गए हैं, ये गलत किया गया है। उनके ऊपर ये केस ख़त्म किया जाए, उनको रिहा किया जाए। पहली तो ये बात है। दूसरा, हम ये समझते हैं कि सीएए बहुत ही खतरनाक कानून है। वो देश को तोड़ने वाला और हमारी सांझी विरासत को खतरा पहुंचाने वाला कानून है। वो तो रद्द होना ही चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक एनआरसी का प्रश्न है, अब सरकार ने कहना शुरू कर दिया कि हमने तो एनआरसी की बात ही नहीं करी, जबकि पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने खुद 9 बार एनआरसी के प्रश्न को उठाया था। तो ये लोगों को झांसा देने की बात कर रहे हैं। ये भी वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एनपीआर कुछ डिफरेंट है, एनआरसी एनपीआर नहीं है। ये भी एक कैमोफ्लेजिंग है, झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि सेंसस इस देश में होते आए हैं, उससे पॉपुलेशन रजिस्टर बनते आए हैं, लेकिन ये जो अब एनपीआर ला रहे हैं, चूंकि एनआरसी पे इतना बड़ा विरोध हुआ, तो एनआरसी में जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने थे, जो कॉलम थे, जो इन्फॉर्मेशन लेनी थी, वो सारी की सारी एनपीआर में ट्रांसफ़र कर दी है और कह दिया है कि एनआरसी नहीं ला रहे, हम तो एनपीआर कर रहे हैं। और एनपीआर को एनआरसी बना दिया है, नाम एनपीआर रखा है। तो हम समझते हैं कि ये पूरा का पूरा जो इनका पैकेज है, सीएए का, एनआरसी का, एनपीआर का, ये हटना चाहिए और सरकार को अर्थतंत्र पे जवाब देना चाहिए। अर्थतंत्र की बुरी हालत है, जॉबलेसनेस बहुत है, शिक्षा को महंगा कर रहे हैं, फीस बढ़ा दी है इन्होंने, किसानों का संकट जारी है, खेती बुरी हालत के अंदर है। और अभी तो कुछ दिन पहले, हफ्ता पहले 93,600 के करीब जो टेलीकॉम सेक्टर का एम्प्लॉय है, उसको कंपल्सरी रिटायर किया गया, जिसको इन्होंने वीआरएस बोला। और उसके साथ साथ हमारी बीपीसीएल को बेच रहे हैं। पब्लिक सेक्टर का तो पूरे का पूरा इन्होंने पैकेज बना लिया है कि बेच डालेंगे। इंडियन रेलवे हमारी जनता के पैसे से बनी, उसको बेचने पे लगे हुए हैं। 600 प्लेटफॉर्म में से लगभग 40 तो ये बेच चुके हैं, बाकियों को सैंक्शन करेंगे। एक भी एयरपोर्ट नहीं बनाया प्रधानमंत्री मोदी के राज में। 43 एयरपोर्ट में से 6 2019 के चुनाव पे भेज दिए, 6 अब इनकी कैबिनेट ने क्लियर करके अदानी को दे दिए। तो देश को बेचने के लिए निकली हुई सरकार, बेकारी को बढ़ाने वाली सरकार, अमीर और गरीब में गैप को और गहरा करने वाली सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, आवश्यक वस्तुओं को महंगा करने वाली सरकार, इन सारी नाकामियों से फेल है। वो एक ही सियासत जानती है कि जब जब वोट लेनी है, लोगों को बांटो और राज करो। और इनके जम्मू कश्मीर की धारा 370 को हटाने के बाद इन्होंने 2 राज्यों में उसी को मुद्दा बनाया चुनाव का। उसके बाद भी ये पिट गए, महाराष्ट्र में पिट गए, पिट तो ये हरियाणा में भी गए थे, अपने ही विरोधी को एक को पकड़ के सरकार बना ली, लेकिन ये पिट गए थे। और अभी झारखंड के अंदर इन्होंने इसको भी यूज किया। ममलकत वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा है कि एनपीआर का मतलब मरदमशुमारी है और मरदमशुमारी का मतलब
एनपीआर है। किशन रेड्डी के मुताबिक आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और जायदाद की जानकारी देना लाजमी नहीं है। कोई एक भारतीय का व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई एक शब्द है तो चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। हमारे मंत्रिमंडल के द्वारा मैं बताना चाहता हूं, सारी देश को कांग्रेस पार्टी गुमराह कर रहे, कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रहे, कांग्रेस पार्टी विकास को रोकने के लिए, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार का जो $5 ट्रिलियन का इकोनॉमिकल पावर बनाने के लिए जो हम काम कर रहे उसको रोकने के लिए ये गलत इस्तेमाल कर रहे। मैं पूछना चाहता हूं 2015 में क्या किया कांग्रेस पार्टी, क्यों प्रदर्शन नहीं किया, आज ही क्यों कर रहे। 2015 में भी लोकसभा में यही सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया था। आज क्यों रिलीजियस के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को भड़काने के लिए क्यों प्रयास कर रहे कांग्रेस पार्टी। सीलमपुर तशद्दुद मामले में कड़कड़ुमा अदालत ने जेल इंतजामिया को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मुलजमीन की मेडिकल रिपोर्ट पेश न करने पर नोटिस जारी किया है। साथ ही अदालत ने 31 दिसंबर तक जवाब भी मांगा है। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन का कहना है कि हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमानों को कोई मुल्क से जुदा नहीं कर सकता। न्यूज़ 18 से बात करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को वजीर आजम ने भरोसा दिया है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन। सर, नागरिकता कानून को लेकर सबसे ज्यादा अगर कंफ्यूजन है तो वो मुस्लिम समाज में है। उस भ्रम को तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, देश के मुस्लिम समाज को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामलीला मैदान से कहा है कि इस देश के जो मिट्टी के मुसलमान हैं उन पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या एनआरसी का कोई डर नहीं है। लेकिन विपक्ष के लोग इस बात को जिस तरह से फैला रहे हैं, जिनकी सियासी दुकानें बंद हो गई, वो मुसलमानों के कंधों पर बैठकर अपनी सियासी दुकानों को चलाना चाहते हैं, उनको भड़काना चाहते हैं, अमन पसंद मुसलमानों को हिंसा के रास्ते पर धकेलना चाहते हैं। ये कहीं से भी स्वीकार नहीं होगा। वो कांग्रेस हो या कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये दोनों पार्टियां मिलकर मुसलमानों को हिंसा के रास्ते पर धकेल रही हैं। मैं देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, जिम्मेदारी से कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान के तौर पर, कि प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने जब कह दिया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या एनआरसी का मुसलमानों पर कोई असर होने वाला नहीं है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम न डरें, ये मुल्क आपका है। कोई भी भड़काए, भड़काने वालों के खिलाफ लामबंद हो, न कि अफवाहों पर भड़कने का काम है। लेकिन ये सच्चाई है कि उन्हें भड़काया जरूर जा रहा है। आखिर आप मुस्लिम समाज को किस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि जैसा आप भी कह रहे हैं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां भड़काने की कोशिश तो कर ही रही है। देखिए, आखिर इस देश के प्रधानमंत्री जिस पर पूरी दुनिया भरोसा करती है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर चलने वाले हैं, वो 130 करोड़ हिंदुस्तानी को एक नज़रिए से देखते हैं। उनके कहने के बाद, उनके इस बात पर बयान देने के बाद, गृह मंत्री जी के साफ तौर पर इस बात को कहने के बाद, अब किस बात का कन्फ्यूज़न है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए हुए रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग जिनको रिलीजन के नाम पर भड़काया गया, उनके लिए है। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, जनगणना से पहले की मैपिंग है। एनआरसी को लेकर अभी कोई भी ड्राफ्ट बिल, रूल उसका बनना, कोई चर्चा कैबिनेट तक में या कहीं नहीं हुई है। फिर क्यों भड़काया जा रहा है? किसी को भी भड़कने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग सियासत कर रहे हैं इस पर, और उन सियासत करने वालों को पहचानने की ज़रूरत है। लेकिन विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से क्लब कर रही है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी और एनपीआर को लेकर, एक भ्रम तो फैल ही रहा है समाज में। देखिए, भ्रम फैलाने की कोशिश की
और भ्रम फैलाने में कुछ बयानात हैं जो ज़्यादा आग में घी डालने का काम करते हैं। हमें भरोसा है प्रधानमंत्री पर, हमें भरोसा है गृह मंत्री पर, और बीजेपी के ये दो सुप्रीम लीडर हैं। ये जो कहते हैं यही बीजेपी कह रही है, इनकी बात पर भरोसा कीजिए। कोई अधिकारी कोई कहीं पर कुछ कह देता है, उसकी बात पर यकीन किया जाएगा या देश के प्रधानमंत्री की बात पर यकीन किया जाएगा? देश के प्रधानमंत्री ने कहा है जो इस देश के मिट्टी के मुसलमान हैं उनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, तो यकीन कीजिए देश के प्रधानमंत्री। तो ये थे सैयद शाहनवाज हुसैन। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। दिल्ली में सर्द लहर और कोहरे का असर हवाई और ट्रेन खिदमात पर पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक 5 परवाजें मनसूख की गई हैं, 21 परवाजों का रूट तब्दील किया गया है, जबकि 500 परवाजों में ज्यादा ताखीर हुई है। शुमाली हिंदुस्तान में ठंड के साथ साथ कोहरे ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। ट्रेन सर्विसेज पर उसका ज्यादा असर पड़ रहा है। कई ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। शुमाली रेलवे के CPRO ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि ट्रेनें कुछ ताखीर से अपनी मंजिल तक पहुंचे, लेकिन कोई हादसा न हो। घने कोहरे की वजह से दिल्ली पहुंचने वाली कई ऐसी ट्रेनें हैं जो प्रभावित हुई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तर रेलवे के CPRO दीपक कुमार जी। सर, कितनी ट्रेनें घने कोहरे से आज अफेक्टेड हैं? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज विजिबिलिटी बहुत कम है। आज विजिबिलिटी कई जगह पे 10 मीटर के आसपास भी, इतने से भी कम रह गई है। हमारे पास दिल्ली एरिया में आप सारे के सारे टर्मिनल जो दिल्ली एरिया के हैं, दिल्ली, नई दिल्ली, निज़ामुद्दीन, आनंद विहार, सराय रोहिला में करीब 350 ट्रेन टच करती हैं। 350 ट्रेन इनकमिंग है और 350 आउटगोइंग है। उसमें अगर आप सुबह की पोजीशन देखें तो करीब 30 ट्रेन ऐसी हैं जो कि कोहरे के कारण लेट होकर आ रही हैं, और उसमें करीब 1 घंटे से लेके 1.25 घंटे तक, 1.5 घंटे तक ट्रेन है। उसमें 2 या 4 ट्रेन ऐसी भी होंगी जो 4 या 7 घंटे लेट है। क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है तो करीब 10% ट्रेन, 350 में 30 ट्रेन जो है वो करीब हमारी जो है अफेक्टेड है। कंपेयर टू दैट अगर आप देखें, रोड में देखें तो रोड में इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। 1-2 जगह एक्सीडेंट, आपने सुना होगा, एक्सीडेंट भी हुए हैं, डेथ भी हुई हैं। पूरे साल में, क्योंकि सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, पूरे साल में एक्सीडेंट के कारण एक भी डेथ नहीं हुई है। ये इसका कारण ये है कि हमारे लिए सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। अंतिम सवाल है सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि कुछ ट्रेनें प्रभावित हो सकती है जो यहाँ शाम को खुलेगी, ऐसे में जो यात्री यहाँ पे हैं उनके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए? नहीं, हमारे वेटिंग हॉल हैं हमारे, इसलिए उसमें पूरे एयर कंडीशन वेटिंग हॉल है, लॉन्च भी हैं हमारी, नॉन AC हॉल भी हैं हमारे। वहाँ पे खाने पीने का अरेंजमेंट है। उसमें बहुत वाजिब जो है मूल्य के ऊपर खाना आपको मिलता है, स्वच्छ खाना मिलता है, पानी मिलता है। वहाँ पे आप वहाँ आराम कर सकते हैं। लेकिन हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये हमारे लिए है कि पैसेंजर को इन्फॉर्मेशन कि ट्रेन आज लेट खुलने वाली है, ताकि वो घर से ही लेट चले, ताकि उसको बाहर ठंड का जो है ना वो सामना ना करना पड़े। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ नॉर्दर्न रेलवे CPRO दीपक कुमार, यह कहते हुए कि तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की गई है ताकि जो यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन आते हैं तो वहाँ उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। कई तरह की सुविधाएं भी दी गई है और समयबद्ध उन्हें सूचना भी दी जा रही है ताकि उन्हें स्टेशन में आकर ठंड में ठिठुरने की नौबत ना आए। कैमरामैन हरीश के साथ अनिल, न्यूज़ 18 दिल्ली। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। यहां पर करंट लगने से एक ही घर के 6 अफराद की मौत हो गई। मरने वालों में 5 बच्चे और भी शामिल है। अभी तक की इतलात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से फ्रिज में आग लग गई और पूरे कमरे में धुआं फैलने से उन लोगों की मौत हो गई। पुलिस मामले की तफ्तीश में मसरूफ है। ये सुबह के बच्चे को उठाने के लिए आए तब पता चला। जी, कितने लोग हैं जी? ये 6 लोग हैं। 6 लोग। कैसे कैसे हुआ था? भाई ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन सुबह के बच्चों को पेपर देने के लिए उठाया जी, तब पता चल पाया। जी, इसमें 6 लोग हैं जी। एक सबसे बड़ी वाली भाव है जिनकी जी, और 3 बच्चे एक भाई के हैं, 2 बच्चे एक भाई के हैं। लेडीज कितनी है इसमें? 4 लेडीज हैं, एक बड़ी है, 3 बच्चे हैं। जी, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं?
8 साल से 12 साल तक के हैं। ये सुबह जब बच्चों के लिए स्कूल के लिए उठाने गए बच्चे, जब पता लगा बच्चे जले पड़े हैं, आग लग चुकी है, उससे पहले तो किसी को पता ही नहीं लग पाया। परिवार में 6-7 जने थे ये, और बाकी शादी में गए हुए थे क्या। और एक तो भावच थी इनकी बड़ी, जो मुखिया था वो भी शादी में गए हुए थे जी, और भी ये बच्चे थे घर में सो रहे थे अंदर। बाकी एक दूसरा राज में भाई है बड़ा, उसने पता करा, उठाने गए तो देखा आग लगी थी। एक्चुअली रात में कोई ऐसी शॉर्ट सर्किट ऐसा हुआ है कि जिससे वहाँ रखा हुआ फ्रिज भी जल गया और वो एलईडी भी जल गई, और इतना कमरे में धुआं और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया कि जिससे कि सफोकेशन से बच। एनपीआर, एनआरसी और सीएए के खिलाफ भोपाल में कुल जमाती एहतजाज रैली का इनेकाद किया गया। एहतजाजी रैली का आगाज भोपाल के नीलम पार्क में हुआ और मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई रैली अम्बेडकर चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। एहतजाजी रैली में तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ बड़ी तादाद में ख़वातीन ने भी शिरकत की। रैली के मकासद पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने खास बातचीत की। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ कल भोपाल में रोजा और उपवास रखकर अनोखे अंदाज में एहतजाज किया गया। भोपाल नीलम पार्क में मुनक्किदा एहतजाजी जलसे में तमाम मज़ाहिब के मर्द ख़वातीन ने शिरकत की और मरकजी हुकूमत से सीएए के साथ एनपीआर को भी वापस लेने का मुतालबा किया। 2 से 7 बजे तक मुनक्किदा एहतजाजी जलसे में पहले मुकर्रिरीन ने सीएए और एनआरसी को लेकर इजहार ख्याल किया। उसके बाद सभी मज़ाहिब के लोगों ने एक साथ उपवास और रोज़ा इफ्तार किया। मुस्लिम नुमाइंदों ने वहीं पर नमाज भी अदा की। सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर किया एहतजाज, उस पर हमारे नुमाइंदे ने रोज़ा और उपवास रखने वाले ख़वातीन से खास बातचीत की। एनआरसी को लेकर हम ये देख रहे हैं कि एहतजाज जारी है, और एहतजाज की बात करें तो भोपाल में ये पहला ऐसा एहतजाज है जहां पर लोगों ने रोज़ा और उपवास एक साथ रखा है। उनसे जानते हैं, ख़वातीन बड़ी तादाद में मौजूद है, कि आप लोगों ने रोज़ा रखकर उपवास रखकर एहतजाज किया है, तो क्या डिमांड है, क्या मांग है? जो एनआरसी है उसके खिलाफ है ये चीज़, और जो लड़कों के ऊपर में, जो स्टूडेंट के ऊपर में जो तरह तरीके से जो जुल्म हो रहे हैं, जो दिल्ली में हो रहे हैं, अलीगढ़ में हो रहे हैं, रामपुर, जौनपुर में और दीगर जगह पर जो हो रहे हैं, मजलूमों पर जो जुल्म किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ यहाँ पर हम लोगों ने रोजा रखा हुआ है। उनके लिए दुआएं हैं कि इस हिंदुस्तान में जैसे पहले अमन था, खुशहाली थी, रोजगार था, सब अच्छा था, भाई जो हिंदू और मुसलमान थे सब आपस में भाई भाई थे, तो हम लोग उसी चीज के लिए दुआ कर रहे हैं कि जैसे हम पहले भाई भाई और बहन बहन एक साथ दस्तरखान में बैठकर खाना खाते थे, आज इसीलिए ये सबूत है कि मेरी जो यहाँ पर बहनें बैठी हुई हैं, यहाँ पे कोई धर्म नहीं है, ये हिंदू है और हम मुसलमान हैं। ये चीज पहले भी होता था, ये चीज हम चाहते हैं आज भी हो, और ये चीज हम चाहते हैं कि आते रहे, क्योंकि हम जो हिंदुस्तान को पहचानते हैं वो मोहब्बत से पहचानते हैं। ये गुलदस्ता का शहर है, एक रंग से नहीं पहचाना जाता है, गुलदस्ता हर रंग से पहचानी जाती है और खूबसूरत दिखता है। तो मेरी यही गुजारिश है मोदी सरकार से, जो ये सरकार है और जो ये चीज जो लागू करी, ये कानून जो नागरिकता कानून जो लागू किया है, इसके खिलाफ है हम। और हम यहाँ जितने भी लेडीज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और रोजा रखा है, उपवास रखा है, इसी वजह से रखा है ताकि इस देश में जैसे पहले खुशहाली था वैसे ही खुशहाली और अमन हो सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ और लोग भी अलग अलग धर्मों के लोग हैं जिन्होंने रोजा और उपवास एक साथ रखा है। उनसे जानते हैं कि जब सरकार ये कह रही है इससे डरने की जरूरत नहीं है, तो आज एक साथ रोजा उपवास की जरूरत क्यों पड़ी? ये जो देश का अंधा कानून लागू हो रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान ऐसा बनाया कि हमारे भारत देश का संविधान देखकर दूसरे देश भी बनाना चाहते हैं। इतना सरल है और लचीला है, लेकिन उसको भी नरेंद्र मोदी की सरकार और आरएसएस के लोग मिलकर उसको बदल देना चाहते हैं। हमारे देश के नागरिकों को नागरिकता में बांट देना चाहते हैं, जातिवाद में बांटना चाहते हैं। उसके विरोध में हम लोग ये रोजा, हम सब एक हैं, क्योंकि इंसान इंसानियत को बहाल करे यही चाहते हैं। और हम सब लोग एक साथ मिलके, हिंदू मुस्लिम और दलित सब मिलके एक साथ रोजा तोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये एनआरसी और सीएए के खिलाफ
हम धरना प्रदर्शन किए हुए। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। वो कह रही है कि कांग्रेस बहका रही है। ये केवल बहकाने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये 370 खत्म किए, NRC ले आके और CAA लाके, इसी तरह धीरे, और रोजगार की कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो रोजगार के लिए कानून बनाए। समाज में युवा भटक रहा है, उसके लिए कुछ करे, प्रोजेक्ट लगाएं, फैक्ट्रियां लगाएं और कोई ऐसे प्रोजेक्ट खोल के दें जो जिसमें युवाओं को रोजगार मिले, गरीबों की मदद हो। राशन कार्ड तो ये दे नहीं रहे हैं और भारत में हमें भारत से बाहर करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो महिलाएं हैं, चाहे मुस्लिम समाज की बात करें, हिंदू समाज की बात करें या दूसरे समाज की बात करें, सबकी अपनी नाराजगी और सबका कहना है कि सरकार जो है चोर दरवाजे से NPR को लाकर जो है NRC को जो है लागू करना चाहती है और यही वजह है कि उनकी नाराजगी बरकरार है। और उनका मानना है कि जब तक जो है हुकूमत इस बिल को, स्याह बिल को वापस नहीं करती है, तब तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन शेख अफजल के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। खास बात में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।